नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बाजार में रिकवरी, निचले स्तरों से निफ्टी करीब 70 पॉइंट सुधर कर 25,100 के पार। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में करीब 100 पॉइंट ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार रिकवरी। सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा तेजी। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत, कैनरा बैंक वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। वहीं कैपिटल मार्केट थीम में भी आज काफी अच्छी खासी मजबूती। बीएसई और एमसीएक्स 3% मजबूत, लेकिन आईटी शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली। इंडेक्स करीब 1% नीचे। डिवीज लैब में आज तेज गिरावट, शेयर करीब 4% गिरकर बना एफएनओ का टॉप लूजर। नोवार्टिस की इंट्रेस्टो दवा के पेटेंट की लड़ाई में एमएसएन की जीत से बना दबाव। इस दवा की एपीआई सप्लायर थी डिवीज लैब। कमजोर नतीजों से डीमार्ट करीब 2% नीचे। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा फ्लैट, तो वहीं लगातार 5वीं तिमाही में मार्जिन्स पर दिखा दबाव। आज के बिग स्टॉक्स में भी शेयर पर हुआ था एनालिसिस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। 10 के दमदार ट्रेड्स में विरोध मेरे साथ मानस जयसवाल और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर अमित सेठ और आशीष कयाल जुड़ेंगे। साथ ही बिग मार्केट वर्सेस में प्रकाश दीवान से मार्केट आउटलुक पर चर्चा होगी। टेक्निकल्स पर बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से। आज एक बहुत बड़ा आईपीओ खुलने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ा आईपीओ, एंथम बायोसाइंसेस, जिसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ज़्यादा होगा लिस्टिंग के बाद, करंट प्राइस पर ऑब्वियसली। उनके सीएमडी और सीईओ अजय भारद्वाज और सीएफओ गाविर बेग से एक खास चर्चा करेंगे इस शो में। लेकिन पहले एक नज़र ज़रा मार्केट की। मार्केट डे हाई पर आया अब, और डे हाई तो मतलब ट्रेडेड रेंज का डे हाई, क्योंकि टेक्निकली जो खुला था वही था डे हाई, लेकिन उसके बाद हम एकदम कोलैप्स हो गए। तो जो ट्रेडेड रेंज थी उसके एटलीस्ट हम हाइस पर आए, और उसको लीड कर रहा है क्लियरली दो चीज़ें। एक तो पीएसयू बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक ओवरऑल, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, और मिड कैप्स में अच्छी रिकवरी। आप जरा एडवांस डिक्लाइन देखिए और मिड कैप इंडेक्स देखिए। मिड कैप इंडेक्स अब 250 पॉइंट ऊपर है, और एडवांस डिक्लाइन जो 1:2 का हो गया था अब वो रिवर्स हो रहा है, और अब वापस ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक, कम गिरने वाले स्टॉक्स। फ्रेश मोमेंटम कहाँ आ रहा है? केईआई इंडस्ट्रीज़ में, लॉरस लैब्स में, एमसीएक्स में, उसके अलावा मैनकाइंड फार्मा में, इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा मूव आ रहा है, अशोक लेलैंड, औरोबिंदो फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय अच्छे मूव्स दिखाई दे रहे हैं। मार्केट पर अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं इन्फोसिस जैसे स्टॉक, और कुछ हद तक सेलेक्टिवली अगर आप देखें। एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट देखते हैं। आज एवेन्यू सुपरमार्ट नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ, और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी आ रही है यहाँ पर। वीरू जी हाँ, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी थीम, और इनफैक्ट जो बाजार में हुआ उसकी एक समरी। और अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, और मानस जायसवाल, प्रशांत पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित सेठ और आशीष कयाल मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। अमित, गुड मॉर्निंग। आपको कोई ट्रेड इस वक्त, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरे समय के दो ट्रेड रहेंगे। पहला डेफिनेटली, क्योंकि आज पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे मैं पंजाब नेशनल बैंक को चूज करूंगा। पंजाब नेशनल बैंक ने एक रिवर्सल दिखाया है 10 और 20 डेमा से। परसों के सत्र में यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी, और आज एक फॉलोअप देख रहे हैं, तो इसे बाय करें। पंजाब नेशनल बैंक 109 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 117 के, 117 के। दूसरा स्टॉक एक कंटिन्यूएशन थीम रहेगा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली हाई लोस बन रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली अपने 10 और 20 डेमा पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, और फिर से हम एक रेंज ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का, और टारगेट्स रहेंगे 1880 के। ओके, चलिए ये हो गई अमित जी की पिक्स इस समय की। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को भी। देखिए यहाँ पर जो पहला ट्रेड है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर ये स्टॉक में कल के दिन में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम पिकअप हुआ था, और अपने 20 डीएमए से सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस बैक हो रहा है। गुंजाइश है ये थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 2100 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1920 का। और दूसरा जो स्टॉक बाय में है वो है मैनकाइंड फार्मा। यहाँ पे बहुत जबरदस्त आज के दिन में मूव देखा गया है, और वॉल्यूम्स पिछले 2 से 3 दिन में अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं।
तो मैनकाइंड फार्मा में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2530 का और टारगेट है 2750 लेवल्स का। ओके, मैनकाइंड आपका एक बाय कॉल आपकी स्क्रीन पे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल और आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट इन फार्मा शुक्रवार के स्टेट्स में भी, और आपकी स्क्रीन पे अभी भी 2% ऊपर। अब चलते हैं बाकी दो ट्रेड्स के लिए। मानस, आपकी कॉल्स क्या रहेंगी? देखिए, पहला रिकमेंडेशन खरीदारी करने का रिकमेंडेशन है। आईएएफएल फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। तो आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 2 दिन कल एक्चुअली फ्राइडे के सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो गई है। तो आईएएफएल में खरीदारी करेंगे। 517 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 535 रुपए 535 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। बिकवाली करने का भी एक ट्रेड लिया जा सकता है। आयशर मोटर्स, यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो आयशर मोटर्स में 5601 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, बिकवाली करेंगे, माफ करिएगा। 5601 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 5450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। बिल्कुल। चलिए अब प्रशांत जी बचे हैं। प्रशांत जी बताइए आपके ट्रेड्स। अनुज जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा मैक्सेल। इसने जो शुक्रवार को प्राइस एक्शन हुआ था वहां प्रीवियस हाइस को रिटेस्ट किया था और आज वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस नजर आ रहा है। तो 1245 1245 1246 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा यहाँ स्टॉप लॉस होगा करीबन 1230 1230 के आसपास। जो टारगेट्स में देख रहा हूँ होगा 1280 1285 1280 1285। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा एसआरएफ। यहाँ 20 डे से आसपास से बाउंस आया है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बढ़ सकता है। तो मैं यहाँ पे 3160 3160 स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 3250 3250। ओके, तो ये एसआरएफ की कॉल और वो शॉर्ट कवर स्विंग बढ़ता हुआ। अच्छा, एक और इस सप्ताह पे बातचीत हुई अनुज, कोलकाता की ट्रिप की थी, अमित जी से मुलाकात हुई, बात हुई। ये वो गंगा सागर का इनवाइट दिया कि नहीं दिया इन्होंने, ले गए कि नहीं ले गए, या फिर मुलाकात काफी छोटी रही? नहीं, इनवाइट तो बहुत था अमित जी की तरफ से। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था। वैसे अमित जी वेरी काइंड ऑफ हिम, बिकॉज काफ़ी दूर वो आए मुझसे मिलने के लिए और थोड़ा मेरी फ्लाइट भी लेट हो गई थी, तो काफ़ी उन्होंने वो मतलब वेट भी किया मेरा। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, तो इस वजह से मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया। लेकिन काफ़ी अच्छा था। अमित जी शुक्रिया, आप आए उस दिन मुझसे मिलने। और कोलकाता की ट्रिप मेरी बहुत अच्छी रही। लेकिन वीरू, मतलब मैं सच बताऊं तो मुझे कोलकाता जाना बहुत अच्छा लगता है। कोलकाता में जाकर जो कोलकाता में एक दिन है, मतलब कोलकाता में मेरा मानना ये है कि पर्सनली हम फूड को लेके जो जितनी बातें करते रहते हैं, वो कई बार दिल्ली वर्सेस मुंबई होता है। कोलकाता का लेवल अलग है। उनका जो सब मतलब बिल्कुल, चाहे वो पुचका हो, वो एक कचौरी खाई थी मैंने, वो आलू की सब्जी। हाँ, क्लब कचौड़ी कहते हैं उसे। हाँ, क्लब कचौरी वो मैंने खाई थी। आई थिंक इट्स अमेजिंग। हाँ, वो अमेजिंग थी। और बाकी मतलब बहुत कुछ थोड़ा खाया था, तो बहुत मतलब बहुत आनंद आया था। काफ़ी शानदार जगह। और आई थिंक एक बहुत अच्छा, मतलब आप जाइए वीरू को कोलकाता। आई डोंट नो इफ यू हैव गॉन। मैंने मार्क कर रखी है अनुज। हाँ, यकीन मानिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें मार्क कर रखी है। जब जाऊंगा तो और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कोलकाता में सब छुपे रुस्तम है। हम यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में अगर स्टॉक मार्केट में अगर मिलियनेयर्स पोर्टफोलियो के हिसाब से 100 करोड़ से ज़्यादा के पोर्टफोलियो वाले होंगे, अमित जी बताएंगे आपको, वो सबसे ज़्यादा कोलकाता में, सबसे ज़्यादा इस देश में। बिल्कुल मालूम है इस बात का, तो मुझे बहुत एहसास है। लेकिन पुचका ले जाते एयरपोर्ट अमित जी, लेके नहीं गए? नहीं, पैक करा के। मेरा मन तो बहुत था। मुझे पता है कि एयरपोर्ट में वो पानी और वो देख के मसाला दे डेफिनेटली स्टॉप इट। और जो पुचका हमने खाना, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड वहां के खा जाते। इट्स नॉट अलाउड एक्चुअली। एनीवे, छोटी सी बात रही, छोटी सी मुलाकात, छोटी सी बात अच्छी रही अनुज की। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अनुज। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस मार्केट में क्या किया जाए। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। प्रकाश जी बताइए, क्या रहेगी इस समय मार्केट में स्ट्रैटेजी? आप किस तरीके से इस मार्केट को अप्रोच करेंगे यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है और कोई बहुत खास नहीं हुई है। ऑफ कोर्स एक आध बड़ी कंपनी के रिजल्ट से मायूसी तो नहीं अनुमान करनी चाहिए, मायूसी का अनुमान नहीं होना चाहिए। लेकिन एज अ सेक्टर, और टीसीएस हमेशा एक बेल वेदर माना जाता है, सारे सेक्टर की दिशा वहां से हासिल होती है। तो उस लिहाज से थोड़े से नंबर्स वीक आने की उम्मीद है। एचसीएल टेक में भी हम जा रहे हैं अर्निंग्स में बिना कोई उम्मीद के, कोई खास उम्मीद के। देखिए, कांस्टेंट करेंसी इज द मेन
पैरामीटर उसी में थोड़ा सा मार है, तो रिवाइवल को टाइम लग सकता है। तो एक हेवी वेट सेक्टर आपका जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। दूसरा जो बैंकिंग से लेके अनुमान लग रहे हैं कि वहां भी सीजनली Q1 थोड़ा सा हल्का फुल्का वीक रहता है, नरम रहता है। और ये जो आरबीआई की पॉलिसी से जो रेट कट आया, इसका ट्रांसमिशन Q2 में अच्छा खासा आपको दिखना शुरू होगा। क्रेडिट ग्रोथ शायद वहां आएगी। Q1 में कोई क्रेडिट ग्रोथ के अनुमान ज्यादा है भी नहीं। बट मेरे हिसाब से छोटी कंपनीज इस बैंकिंग सेक्टर में, छोटे बैंक्स, मिड साइज बैंक्स हैं, वो थोड़े से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। वो भी रिटर्न ऑन एसेट के बेसिस पे इंप्रूवमेंट जो दिखेगा। तो स्ट्रैटेजी सिंपल, आपका जवाब, सवाल का जवाब ये है कि रिजल्ट सीजन है, आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स में, सेक्टर्स में कुछ उम्मीद दिखना शुरू हो नंबर्स के बलबूते, तो वो आप ले सकते हैं। बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जाएगा, और इंटरनेशनल क्यूज ऑफ कोर्स अभी भी हावी है, आपने उसको नजरअंदाज नहीं। आईटी की बात की, तो क्या आप ये मानते हैं कि अभी इसको छोड़ दें सेक्टर को, या इस गिरावट में खरीदारी करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ अनुज, कि जो अमेरिका में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है, वो अभी भी कोई उसकी टाइमलाइन नहीं आई है। तो ये जो टैक्स कट का जो बिल एक बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रम्प जी ने निकाला, और उसके बाद जो इम्प्लीकेशन है, अभी भी जो तलवार लटक रही है वो उनके डेट पे है। जो इतनी इतनी बड़ी मात्रा में डेट सर्विसिंग के लिए जो कॉस्ट जा रही है, उसको वो कैसे, अब आप देखिए फ्राइडे को यील्ड्स में इतनी बढ़ोतरी आई थी लास्ट कुछ समय में, 1 घंटे में। वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ अभी भी ये सब चिंता है। तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो तालमेल है, उसमें ग्रोथ हावी होगी, ऐसा कोई खास अनुमान लग नहीं रहा है। और जो ऑर्डर विन्स है, आप देखिए टीसीएस की कमेंट्री से ही देख लीजिए, तो कोई ऐसी चीज नहीं उन्होंने दर्शाई कि इस क्वार्टर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इनफैक्ट उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ओवरलोड सी लग रही है, और इस वजह से कोई वेज हाइक या कोई किसी भी चीज का ऐलान नहीं किया गया, विजिबिलिटी नहीं दी गई। तो जो 10 बिलियन की टीसीवी जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर विन्स जो है, वो वहां पे शायद कायम रह सकते हैं। कोई इंप्रूवमेंट है नहीं, तो दूर रहिए। मिड साइज आईटी जिसके थोड़े से पहलू अलग होते हैं, डिवर्सिफाइड रहती है, यूएस डिपेंडेंस कम होती है, वहां पे आपको थोड़ा बहुत कभी ना कभी स्पार्क मिल सकता है। बट वो भी बहुत नीश एरियाज में। तो जैसे सेजिलिटी करके कंपनी है, वो एक लेवल पे, इस लेवल पे आई है कि यहाँ से जो ग्रोथ आनी है उसमें आपको शायद वो अभी तक प्राइसिंग पूरी तरह से नहीं है। तो मैंने कई बार इस नाम का जिक्र किया है, बट इसको भी देखा जा सकता है। बट छोटी कंपनीज है ये, टीसीएस, इन्फी, विप्रो, एचसीएल टेक में मुझे नहीं लगता है इस क्वार्टर आपको एक और क्वार्टर तक कुछ आपको दिखेगा। तो बाइंग ऑन डिप्स वाला भी रणनीति जो है वो खास वो नहीं हो पाएगी, प्रॉमिसिंग नहीं हो पाएगी। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और ये कैपिटल मार्केट की जो थीम थी सर, इसमें एक सेंसिबल अप्रोच क्या रहेगी? अगर मैंने एक बड़ा अच्छा दौर खेला इसमें, मेरी इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छा पैसा बना, बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया, सीडीएसएल हो गया, कैम्स हो गया, एचडीएफसी हो गया, बट वीकली एक्सपायरीज पे जो वॉल्यूम्स डिप हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब इसको रिज्यूम होने में वक्त लगेगा। एक तो नंबर ऑफ एक्सपायरीज रिड्यूस्ड, उस दिन के मूव्स रिड्यूस्ड। क्या अपने आप को थोड़ा सा ट्रिम करने का वक्त है इस थीम में, और थोड़ा सा फोकस करें इन्वेस्टिंग वाली थीम पे, लाइक एचडीएफसी एमसी, लाइक सीडीएसएल, लाइक कैम्प्स? क्या थोड़ा सा अपनी इस थीम को रीअलाइन करने का वक्त है क्या ये? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। वीरू, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, कि जो जेन स्ट्रीट के मामले को लेके अंकुश लगा इस पे, इस ऑप्शंस की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे या प्रणाली पे, उसमें अभी और नाम आ भी सकते हैं आगे चल के। तो एक नाम बाहर आया, हो सकता है दूसरे नाम आए। तो ये स्पेस में रिवाइवल वॉल्यूम्स का पहले जैसा आ जाएगा, ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर आ गया तो इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग। दूसरी चीज, उस लिहाज से अगर आप देखें, तो ये जैसे बीएससी में आज चाल थोड़ी सी ठीक ठाक आई कि जेन स्ट्रीट ने शायद फाइन भर दिया है, तो अगला कदम है कि वापस आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये अटकलें मायने रखती हैं। उस वजह से थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल बम्पर है। आपको तो एग्जिट की अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि भाई अगर आप उसमें अटके हुए हैं और पीक पे नहीं निकल पाए, तो बिल्कुल फोमो ना होने दीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। जो एक्सचेंज वाला मामला है और ब्रोकरेजेस का जो है, ये एक सेगमेंट हो गया। दूसरा जो आपने सेगमेंट मेंशन किया, जो म्यूचुअल फंड डिपेंडेंट है, जिनकी ग्रोथ म्यूचुअल फंड की बढ़ोतरी की वजह से आ रही है, वहां पे मुझे नहीं लगता कोई आंच आएगी। म्यूचुअल फंड विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। अब आप एएमसी लीजिए या आप कैम्स के फिनटेक के जरिए उसको प्ले कीजिए,
ये एक अलग आपकी चॉइस रहती है, आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होता है। एएमसीज विल बी स्लाइटली लेस रिस्की, बट वहां पे आप देखिए डिवर्सिफाइड प्लेयर्स थोड़े से ले सकते हैं जिनका थोड़ा बहुत वेल्थ मैनेजमेंट है, एएमसी का कारोबार है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकिंग का भी कारोबार है, तो उस टाइप की कुछ कंपनीज आप ले सकते हैं। और तीसरा जो सेगमेंट वहां पे जो अभी भी मुझे लगता है प्रॉमिसिंग है और रहेगा, वो सीडीएसएल टाइप को है। अब एनएसडीएल का आईपीओ आएगा नहीं आएगा, बहुत सब अटकलें लग रही है, तुलना हो रही है कि इसके साथ कैसा है। लेकिन ये स्पेस में अगर इंक्रीज ऑफ डीमैट अकाउंट्स पहले जैसी रफ्तार से नहीं भी होता, पर रफ्तार अगर घटती भी है तो बढ़ोतरी तो होगी। तो आपको तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करनी है, और मुझे नहीं लगता वहां पे कोई भी किस टाइप की रुकावट आएगी, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स में हर नए बड़े आईपीओ के साथ एक एक वेव होता है, और कोई भी बड़ा आईपीओ आ गया, चाहे वो एनएससी का हो, एनएसडीएल का हो, आपको बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ती है, और इनकी कोई कॉस्ट में खास इंक्रीज है नहीं। सो आई वुड बिलीव दैट इज अ ग्रेट प्ले। जब भी नीचे गिरावट में कुछ चीज मिलती है तो आप ये रजिस्ट्रार्स सॉरी डिपॉजिटरी वाला जो सेगमेंट है, इसको आप पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इसका आंकलन करके ले सकते हैं। ऑल राइट प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा आज समय की कमी है हमारे पास, अगली बार आपसे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी, क्या लग रहा है मार्केट देखकर, क्या ये करेक्शन थोड़ा सा और डीप होगी या फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जी गुड मॉर्निंग अकुल जी। देखिए इंडिया विक्स 12 के नीचे है, लैकलस्टर एक्टिविटी रहा है मार्केट में, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये जो डाउनवर्ड ग्राइंड है शायद सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीक तक खत्म होता हुआ दिखेगा। तो अगर 25,000 के आसपास निफ्टी आता है या ज्यादा से ज्यादा 24,800 अगर आता है, तो इन दो लेवल्स पर खरीदारी की राय रहेगी। हमें लगता है कि जो प्रीवियस हमने टाइम स्पेंड किया है 24,500 से 25,000 के बीच में, यहाँ पर मल्टीपल लेयर ऑफ सपोर्ट्स है जो तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा मार्केट के लिए। तो बाइंग की रणनीति रहेगी। मोमेंटम ये वीक आता है, अगले वीक आता है, ये शायद मार्केट ही बताएगा, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के लिए यहाँ पर फेवरेबल है, और जहां से मार्केट चलना चालू होगा मुझे लगता है एटलीस्ट 500 से 700 पॉइंट की रैली आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। ओके, निफ्टी पे आपका ओपिनियन। तो ये रिवर्सल जनरेट कौन करेगा, बैंक्स या फिर और कोई थीम जो कि मीनिंगफुल तरीके से आपको आई थिंक नज़र आ रही है कि वो पुल बैक के लिए तैयार है? आई मीन फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये दो और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। वो स्पॉन्सर कौन करेगा रिवर्सल? जी हाँ, देखिए अगर सेक्टर्स का आकलन करें तो 10 में से 8 सेक्टर जो है वो साइडवेज टू न्यूट्रल चल रहे हैं, तो एक छोटा बाउंस बैक भी आएगा तो मेरे ख्याल से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। इसमें आई थिंक इंडेक्स स्टॉक्स को न देखकर इनफैक्ट जो टियर 2 के स्टॉक्स हैं वहां पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हमारे जो दो कन्विक्शन आइडियाज है, हाई कन्विक्शन आइडियाज है, उन्हें ये एज ए डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। पहला रिकमेंडेशन रहेगा स्विगी में। स्विगी का सेटअप यहाँ पर तकनीकी रूप से हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको तकरीबन 425 430 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 370 का एक स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मल्टी मंथ का एक तरह से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। पिछले वीक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट हुआ, और हमें लगता है कि अगर आप इसे डिलीवरी में भी अगर बाय करके रखें तो मुझे लगता है कि लंबे टारगेट्स यहाँ पर तकरीबन 20 से 25% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो तकरीबन 580 से 600 तक के टारगेट्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल रूप से दोनों स्विगी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये हमारे दो हाई कन्विक्शन आइडियाज है। ऑल राइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के थैंक यू लिए। अनुज। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जी, एक आईपीओ की बात कर रहे थे। आज एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर आईपीओ खुलने जा रहा है। एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ आज खुलेगा। बेंगलुरु की कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के कामकाज में है। कंपनी की आईपीओ से करीब करीब 3,400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी एंड सीईओ अजय भारद्वाज और सीएफओ गाविर बेग मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है शो में। और अजय जी, आपसे शुरुआत करूंगा। पहली बात, ये पूरा का पूरा ओएफएस है, तो जो नया इन्वेस्टर है वो सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि आपके इशू में वो पैसा क्यों लगाए और क्या यहाँ से वो पैसा बना पाएगा। आपकी क्या ग्रोथ पोटेंशियल है और क्यों कोई आपके आईपीओ में पैसा लगाए? देखिए, हमारी जो कंपनी है ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये नया आज के नए ज़माने का न्यू एज बिज़नेस और इसको नॉलेज बिज़नेस कह सकते हैं। तो हमारा जो बिज़नेस है वो ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय
फार्मा कंपनीज जो हैं उनको नई ड्रग्स का आविष्कार करने में हम उनके सहायक हैं। मतलब हम उनकी मदद करते हैं कि जब वो ये आप अगर भारत का जितना भी फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो जेनेरिक्स बिजनेस है जनरली, पर हमारा जो काम है वो जेनेरिक्स से हटकर नई ड्रग्स के डिस्कवरी में है। तो ये एक नया उभरता हुआ फील्ड मैं कहूँगा। और इसमें अभी तो मतलब मैं तो ये इसकी तो शुरुआत हुई है अभी, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। इसका ये बिज़नेस कई हद तक फैल सकता है आगे चलकर। तो इसीलिए भविष्य के लिए तो हम सोचते हैं कि मतलब भविष्य तो सुनहरा ही लगता है हमारी कंपनी को, क्योंकि हमारी ग्रोथ अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली भी बहुत बढ़िया रही है। तो अगर हम आपने जो OFS की बात की, देखिए मैं तो एक भी शेयर नहीं बेच रहा हूँ और मैं प्रिंसिपल शेयर होल्डर हूँ। तो हमें कंपनी के भविष्य पे पूरा भरोसा है। और ये हमारे पास हमसे आज से 4 साल पहले एक प्राइवेट इक्विटी ट्रू नॉर्थ जुड़े थे, उनको हमको लिक्विडिटी इवेंट देना ही है। तो ये एक उनको एग्ज़िट देने का जो ज़रिया है ये, पर ऐसा हमको तो अपनी कंपनी के भविष्य पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये एक अलग फील्ड है, नई फील्ड है जहाँ अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं। काव्य जी, ऑब्वियसली इस फील्ड में आपके मार्जिन्स काफ़ी हाई हैं। पहले तो आपने रेवेन्यू ग्रो किया 30% पिछले साल, और जिसमें से 90% ऑब्वियसली ये कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इससे आया, और आपका जो एबिडा मार्जिन था वो था 37%, जो जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है इस समय पर। तो दो चीज़ें, एक तो ये सेल्स का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है 30%, ये आप फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, और ये 37% का जो एबिडा मार्जिन है ये सस्टेनेबल है क्या? अनुज जी, पिछले 5 साल का अगर हम आंकड़ा देखें, हिस्टोरिकली जो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है वो 24% से ऊपर है, अबाउट 24.5% है। तो हम जो है एज एन इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, जो कि बाकी काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं ऑन रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम उनका राइट फ्रॉम डे वन जो पहला रिसर्च पे मॉलिक्यूल आता है उस पे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और फिर आगे जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल बढ़ते जाता है फ्रॉम रिसर्च से लैब स्केल लेवल डेवलपमेंट एंड फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 सप्लाईज, और इवेंचुअली जब कमर्शियल भी बन जाता है ड्रग और अप्रूवल मिलता है फ्रॉम US FDA, हम उनका कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। इस तरीके से हम जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो इनोवेटर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा जो जुड़ना है एक 8 से 10 साल का साइकिल है। जो आप जो अभी ग्रोथ देख रहे हैं हमारा पिछले 5 साल में जो हमने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है 24% का, और जो हम मार्जिन्स दिखा रहे हैं अभी पिछले 2 साल से 36-37% का, ये ऑल ऑफ दिस इज़ फ्रूट्स ऑफ जो हमने पिछले 8-10 साल से काम किया हुआ है, बिकॉज हमारे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स अभी कमर्शियल हुए हैं जो कि अभी 54% करते हैं। सो जो हमने काम किया है पिछले 5-6 साल में, क्या हम रेप्लिकेट कर सकते हैं आगे चल के? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसी को रेप्लिकेट करने के लिए हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। हम 2 फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हमारी US FDA अप्रूव्ड है, तीसरी फैसिलिटी 2024 से हमने कमीशन की हुई है, 2025 में भी पार्ट कमीशन हो चुका है वो, और चौथी फैसिलिटी पे काम शुरू कर रहे हैं हम। बिल्कुल इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मॉलिक्यूल्स हम अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट में हैं उसको हम आगे चल के जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स मूव करेगा फ्रॉम फेज़ 1 टू फेज़ 2 या फेज़ 2 से फेज़ 3 या फेज़ 3 से कमर्शियल, हम अपने सारे क्लाइंट्स को वो सप्लाई कर पाएँ। तो मैं तो सुन रहा हूँ कि एक इवन 5th यूनिट भी प्लान है आपकी, मतलब 3rd की तो खैर हो ही रहा है, 4th की आपने लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर लिया, 5th के लिए भी 20 एकड़ लैंड की बात हो रही है। तो हमारे जो बिज़नेस है इसमें जिसको बोलते हैं फोरसाइट प्लानिंग बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, एक तो मेनली अगर आप हमारे 2000 प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 1500 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं। तो ये हैं लोग जिनके पास PhDs हैं, जो बाहर से पढ़ के या कहीं से एंड सच पीपल, जो अगर आप उनको आप हायर करते हैं तो वो शहरों में ही रहना पसंद करेंगे। तो और शहरों में अगर आजकल इंडिया में आप जानते हैं लैंड प्राइसेस क्या हैं, अगर हम बहुत एडवांस में प्लानिंग ना करें तो आगे चलकर हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक बड़ा अंग बन सकती है सिर्फ लैंड एक्विजिशन। तो हमने ऑलरेडी इसकी प्लानिंग करी हुई है कि आगे चल के जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास लैंड होना चाहिए। बिल्कुल, आगे चल के लैंड होना चाहिए। चाइना कितना बड़ा फैक्टर है आपके लिए? क्योंकि दो तरफ से, एक तो चाइना एज अ कंपटीशन, और एक क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसमें काफ़ी डिपेंडेंस चाइना पर रहती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन पूछा। इसका
चाइना अगर देखा जाए तो जितना भी जो जिसको हम बोलते हैं आउटसोर्स रिसर्च है, चाइना को उसका सबसे बड़ा हिस्सा चाइना को जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन एक्चुअली चाइनीज़ कंपनीज हैं, इंडियन पीयर्स नहीं है। इंडियन पीयर्स नहीं है। उनके लिए भी हम इतना बड़ा कंपटीशन है जितना चाइनीज़ हैं। तो उस और पर एक जिस तरह आजकल संसार में जो माहौल बन रहा है, तो इस तरह लगता है कि लोग अब चाइना से बाहर सप्लाई चेन में बाहर देखना चाहते हैं। लोगों को एंजाइटी है कि आगे चल के वहाँ पे क्या होगा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमको काफ़ी नए रिक्वेस्ट आ रहे हैं। कस्टमर्स जो चाइना में हैं वो देख रहे हैं कि अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो हमसे रिक्वेस्ट मांगते हैं। तो ये एक बन रहा है बड़ा अच्छा, इसका वातावरण बड़ा अच्छा बन रहा है। दूसरी बात है कि ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर इंडियन फार्मा जेनेरिक्स है जो वो अभी भी चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है। पर एंथम का अगर आप देखेंगे डेटा तो ओनली 20% एंड लेस हमारी चाइना पे डिपेंडेंट है। वेयर एज फार्मा 60 से 70% चाइना से इंपोर्ट करते हैं इनपुट्स, एंथम 20% से कम इंपोर्ट करता है। तो हमने काफ़ी मेहनत से 10-12 साल पहले से ये काम शुरू कर दिया था कि हमारी सप्लाई चेन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये उसका हमें आज डी रिस्क कर लिया आपने आपका, बहुत 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 हद तक डी रिस्क है। बिल्कुल। अच्छा गाविर जी, आपके पास कैश है 625 करोड़ का नेट डेट कैश कंपनी है। आप कोई एक्विजिशन प्लान है या फिर ये जो आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान करे हुए हैं उसी में मोस्टली यूज़ होगा, और आगे भी आप आई एम अज्यूमिंग कैश जनरेट ही करेंगे, फ्री कैश फ्लो कंपनी है आप तो? जी बिल्कुल। तो कंपनी काफ़ी कैश जनरेटिंग है। तो और हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल में है कि हम कैश जनरेट करेंगे और इंटरनल एक्रूवल्स और जनरेशन से एक्सपेंशन करेंगे। तो फिलहाल जो हमने कैश ऑन द बुक से 625 करोड़ प्लस आगे जाके भी जो जनरेशन होगा उसको हमने ईयर मार्क करके रखा हुआ है फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो हमारे यूनिट 4 फैसिलिटी जो नई फैसिलिटी है वो बड़ी फैसिलिटी है, उस पर हम लगाएंगे। एंड जैसे आपने बोला कि यूनिट 5 के लिए भी हमने लैंड रखा हुआ है, तो उसमें भी अभी तो फ़िलहाल प्लान नहीं है क्योंकि यूनिट 4 का एक्सपेंशन प्लान है, बट उस पर भी हम अपना इनिशियल कैश खुद ही लगाएंगे। एक्विजिशन के मामले में अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली हमने काफ़ी सारे एक्विजिशंस देखी हैं, बट अभी तक हमें कोई पसंद नहीं आई है जिसको हम एक्वायर करके इंटीग्रेट करें। सो हम देखेंगे, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग एक्विजिशन के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन जो एसेट हमारे बिज़नेस मॉडल के लिए सही हो और जिससे हमें बिज़नेस में मुनाफा हो, हम उसी एक्विजिशन पे पैसा खर्च करने का पसंद करेंगे रादर देन डूइंग एनीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग एसेट। गाविर जी, अजय जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको इस आईपीओ के लिए। बड़ा आईपीओ है और उम्मीद यही रहेगी कि जो इस आईपीओ में पैसा लगाएं वो आगे जाकर पैसा बना पाएंगे। बीरू, बैक टू यू। जी अनुज, और इस आईपीओ डिस्कशन के बाद एक बार मार्केट्स पे आते हैं, और वो सुबह पुल बैक था, अभी तक सस्टेन करता हुआ निफ्टी करीब 25,121 को स्ट्राइक करता हुआ, और निफ्टी बैंक का 56,845 एज ऑफ नाउ। निफ्टी बैंक की रिकवरी ज़्यादा मीनिंगफुल है। आशीष, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? आई मीन द वे निफ्टी बैंक इज आई थिंक होल्डिंग 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो जो 20 दिन के एक्सपोनेंशियल एवरेज को होल्ड कर रहा है ट्रेडर्स के लिए रेस्ट ऑफ द डे। अब यहाँ मतलब 10:30 से लेकर 3:30 के बीच में बैंक्स में क्या ट्रेडेबल है? देखिए, ओवरऑल जो बैंकिंग की चाल है, फिलहाल बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, वो बिल्कुल देखा जा सकता है आज के दिन में। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न निफ्टी पे आता है, क्योंकि अगर आप देखें बहुत ही सिंपली आवरली चार्ट पे, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, आवरली चार्ट पे पिछले मेरे ख्याल से 10 जुलाई को जो हाई बनाया था इसने करीबन 25,500 के पास निफ्टी ने, उसके बाद से एक भी आवरली कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर बंद ही नहीं हुई है। मतलब अगर आप देखें तो ट्रेंड अभी भी आज के दिन भी जो पुल बैक आया है उसके बाद भी नहीं हुआ है। तो अगर निफ्टी में ये प्रेशर बनता है तो बैंक निफ्टी भी शायद अपने गेन्स को गिव अप कर सकता है। तो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्शन पे हम बैठे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी यहाँ पर अभी भी दबाव में, रिकवरी देखी गई डे लो से, लेकिन अभी भी दबाव में। एक भी आवरली कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं हुआ है, तो 25,150 160 के ऊपर एक आवरली बंद होगा, तब मैं कह सकता हूं कि बैंक निफ्टी में भी यहां पर एक आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो ओवरऑल दोनों सेक्टर को साथ में देखना होगा। और बैंकिंग की अगर बात करें तो यहां पर जो ध्यान रखना होगा वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरे ख्याल से थोड़ी सी बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ सकती है सेकेंड हाफ में। यहाँ पर एक्सिस बैंक पे आपको ध्यान रखना होगा। एक्सिस बैंक में अगर आप देखें तो ओवरऑल काफी टाइम से कंसोलिडेशन का दौर चल रहा था और यहाँ पर ब्रेकआउट अवेटेड है। करीबन मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन हो चुके हैं, आज वो एक ही नैरो रेंज में चल रहा है
और वीरू यहाँ पर अगर बैंक एक्सिस बैंक ने 1180 का आंकड़ा ब्रेक कर दिया तो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आ सकता है, तो मैं ध्यान एक्सिस बैंक पे रखूंगा, निफ्टी के लेवल्स पे रखूंगा और अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड लूंगा। तो एक्सिस बैंक में 1180 क्रॉस होता है तो 1200 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं ऊपर में, और नीचे में जो सपोर्ट है इस स्टॉक के अंदर करीबन ओके 1155 के आसपास। ओके, शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स को इंस्पायर किया। अमित जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम जिसका दमदार ट्रेड में इतना ही, रिकवरी अंडरवे और निफ्टी करीब 25,110 पे।